आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के थर्ड क्लास में। पहले वाले क्लास में आपको बताए थे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोबार, इसके बारे में पढ़े थे। इसके पहले वाले क्लास में यानी कि सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे कोलाइड्स के बारे में, और कोलाइड्स का 50% पार्ट कवर कर लिए थे, यानी कि कोलाइड्स के टाइप कौन कौन से थे। उसी में जो लास्ट टॉपिक था मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स। आज उसी एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल में मिसेल्स के बारे में बताए थे। ध्यान से सुनो, फिर सब लिखवा देते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स में एग्जाम्पल में आते हैं सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल एसोसिएटेड कोलाइड्स के एग्जाम्पल में आते हैं। एक्चुअली सोप मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन को एसोसिएटेड कोलाइड्स कहा जाता है, जिन्हें मिसेल्स कहा जाता है। सोप मॉलिक्यूल है क्या? सोप कहते किसको है? तो सोप वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं विच हैज क्लिनसिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर, यानी जो गंदगी को साफ करता है वाटर के प्रेजेंस में, उन्हें हम लोग सोप कहते हैं, जिनमें अपना क्लिनसिंग प्रॉपर्टीज होता है। केमिस्ट्री के ख्याल से अगर बात करें कि सोप कहते किसे हैं, तो इन्हें कहा जाता है सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें कार्बन एटम का नंबर बड़ा होगा और फाइनली वो सोडियम या पोटेशियम का साल्ट होंगे। जैसे इसी में से एक कॉमन है C17H35 COON, ये एक सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो तो इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? 17। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा CH3 CH2 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 CH2, और कितनी बार में लिखता चला जाएगा? 17 कार्बन तक में, और फिर लास्ट में आएगा COO माइनस और Na प्लस। इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसे अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हो आप CH3 CH2 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 CH2। काउंट कर दो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक? 17 तक, और फिर लास्ट में COO माइनस Na लिख देते हैं। इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें से हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसे जो जिगजैग बना रहे हैं ये कार्बन है, यहाँ कार्बन का एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ कितना हो गया? 17। तो C17 तक हो गया, और फिर लास्ट में यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग? COO माइनस, और यहाँ पर ये Na। तो अब ये जिगजैग का मतलब समझ में आया होगा। मे भी लगता होगा पहले कि ये क्या डिजाइन बना हुआ है, तो एक्चुअली ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अब तो क्या सर हम लोग जब लिखेंगे तो 17 काउंट करेंगे? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, 17 काउंट करने का ज़रूरत नहीं है। एक सिंबॉलिक आपको कंसेप्ट ये बनना चाहिए, क्योंकि कई वैसे सोप हैं जिसमें 17 से ज़्यादा भी कार्बन एटम होते हैं, तो किसी न किसी टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग शॉर्ट में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं कि ये सोप मॉलिक्यूल है, लास्ट में ये COO माइनस हो गया, यहाँ ये COO माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Na प्लस को रिप्रेजेंट। इसमें से ये जो सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है, जो कार्बन एटम से मिलकर के बना हुआ है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, हाइड्रोफोबिक। और ये जो छोटा सा आयोनिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, यानी कि जो अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये पार्ट वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है, और ये वाटर के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि एक कंसेप्ट अप्लाई होता है लाइक डिजोल्व लाइक, पढ़े हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में भी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, और आयोनिक कंपाउंड या पोलर पार्ट वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है। तो ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करेगा, और यही दो अलग अलग खूबी ही साबुन को साफ करने के लायक बनाता है। अब ध्यान से सुनना बात, कोई कपड़े की ही बात ले लें। मान लीजिए आप अपना हैंकरचीफ है, उसको आप एक बकेट में, कोई कपड़ा गंदा है, आप उसको पानी में सिर्फ डालिए, उसमें कोई सोप या डिटर्जेंट यूज नहीं, तो पानी में डाल दिए हैं गंदे कपड़े को, तो बताओ तो पानी साफ ही रहेगा या गंदा हो जाता है? एक बाल्टी में पानी लिए, उसमें गंदा कपड़ा डाल दिए,
ठीक है। कुछ देर के बाद में फिर जो कपड़े को जो है बाहर निकाल लिए तो पानी वैसे ही साफ रहेगा या उसमें कोई चेंजेज आएगा? क्या चेंजेज आएगा? गंदा होगा, पानी गंदा दिखने लगेगा। तो पानी गंदा दिखने लगेगा इसका मतलब ये हुआ कि कपड़े का गंदगी पानी में चला गया। तो जो गंदगी आयोनिक नेचर का था वो पानी में डिजोल्व हो गया, लेकिन आपका कपड़ा पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। सिर्फ पानी में डालने से पूरी तरह से साफ नहीं होगा, क्योंकि गंदगी भी दो नेचर का हो गया। एक जो आयोनिक नेचर का है वो तो पानी से ही साफ हो जाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक नेचर का है, जो कोवेलेंट नेचर का है, अभी भी वो कपड़े के साथ में चिपका हुआ है। वो डर्ट पार्टिकल वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। अब जब आप उसमें साबुन लगाते हैं, ये मान ली कि ये डर्ट पार्टिकल है जो ऑर्गेनिक नेचर का है, तो साबुन में दो पार्ट है। अगर आयोनिक होगा तो उससे ये इंटरैक्ट करेगा, और ऑर्गेनिक रहेगा तो ये इससे इंटरैक्ट करेगा। तो सोप मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक पार्ट इसके साथ में इंटरैक्ट करता है, ये जुड़ता है यहाँ पर, ये ऑर्गेनिक वाले के साथ में जुड़ गया, लाइक डिजॉल्व लाइक। और इसका ये सारा पार्ट जो है वो आयोनिक नेचर का है, यहाँ पर ये आयोनिक नेचर है, आयोनिक नेचर है ये सब जगह पर। COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, ये सब माइनस माइनस। सर Na प्लस तो आयोनाइज होकर के बाहर चला गया। जैसे सोडियम क्लोराइड में आप डालते हैं तो Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। उसी तरीके से अब ये पार्ट हो गया। अब यहाँ ये कपड़े के साथ में हो गया, साबुन आप डाले ये कपड़े के साथ में चिपक गया। अब इसके बाद में जैसे ही आप पानी डालते हो, तो पानी डालते हो तो ये वाला पार्ट किस नेचर का है? आयोनिक। ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। ये तुरंत वाटर के साथ में बाइंड कर लेता है, और जैसे ही कपड़े से आप पानी को बाहर निकालते हैं तो पानी आगे जाएगा। अब उस पानी के साथ में ये चिपक गया है। अब जैसे ही ये चिपका है तो ये पानी के साथ में जाना चाहेगा, लेकिन इसके इस पीछे वाले पार्ट के साथ में कौन चिपका हुआ है? गंदगी। अब ये गंदगी जो उसके साथ में निकल करके बाहर चला जाएगा। जैसे और अच्छे से समझो आप, आपका एक दोस्त वो अपने किसी दूसरे रिलेटिव के साथ में जा रहा है, वो उसका रिलेटिव है, आपका रिलेटिव नहीं है, वो तो आपका सामने वाला जो है आपका दोस्त है। लेकिन अगर तुम अपने दोस्त को ले जाने लगोगे तो चूंकि अपने रिलेटिव को लेकर के आया है मार्केट में, तो जाहिर सा बात है उसको छोड़ करके तो नहीं जाएगा। तो आप ले जा रहे हैं, आप वाटर मॉलिक्यूल हैं, आप लेके जा रहे हैं सोप मॉलिक्यूल को यानी कि अपने दोस्त को, लेकिन उस सोप मॉलिक्यूल के साथ में कौन चिपका हुआ है? उसका रिलेटिव यानी कि गंदगी। तो जब आप पानी के साथ में बाहर लेकर के निकल रहे हैं तो साथ साथ में रिलेटिव भी जो है क्या है? उसके साथ चिपक करके निकल जाएगा। तो कपड़े के साथ में ये गंदगी जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये गंदगी साफ होता है। और आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो उसी को यहाँ पर ये दिखाया है कि सोप मॉलिक्यूल है, वाटर के साथ में इसका देखो ये आयोनिक पार्ट इंटरैक्ट कर रहा है, यहाँ ये डर्ट पार्टिकल हैं, ये ऑर्गेनिक पार्ट इसके साथ में रिएक्ट किया है, और ऑर्गेनिक पार्ट ये रिएक्ट कर जिस रेडियल अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करते हैं इसी को मिसेल्स कहा जाता है। रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिसेल, उसे मिसेल्स कहते हैं। अब इस मिसेल्स की वजह से अब जैसे ही आप डाले तो वो बाहर निकल गया। में भी समझ में आता होगा कि ये मिसेल्स में सर आयोनिक पार्ट बाहर की तरफ में ही क्यों अरेंज होते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आप ऐसे समझो, ये मेरे हाथ में ये पेन है, ये सब आयोनिक नेचर के हैं, सब सोप मॉलिक्यूल है, ऐसे समझ लो सोप मॉलिक्यूल है। इसका ये वाला इतना सारा पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का है, और इसका ये टिप जो बना हुआ है वो आयोनिक नेचर का है। ध्यान से समझना, ठीक है, समझ में आएगा। ये सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल हैं, ये सब सोप मॉलिक्यूल हैं, सबका ये आयोनिक पार्ट सामने में रख देते हैं। ये सबका आयोनिक पार्ट सामने में है, इसका भी आयोनिक पार्ट सामने में है, इन सब का आयोनिक पार्ट सामने में। ये सब के ऊपर में COO माइनस लगा हुआ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो हम लोग पढ़े हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब जरा देखना तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये सब नॉन आयोनिक नेचर का है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा तो इसको धक्का देगा, ये इसे धक्का देगा, ये इसे धक्का देगा, ये इसे धक्का देगा, सभी एक दूसरे को धक्का देना शुरू करेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो देख रहे हो ये रेडियली अरेंज हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो इनका ये रेडियल अरेंजमेंट यहाँ पर इस तरीके से ये जो बनेगा, इसी रेडियल अरेंजमेंट को अगर हम लोग यहाँ पर ये ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें से बाहर की तरफ में कौन सा पार्ट है? आयोनिक पार्ट है, माइनस 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 माइनस।
और इसी को हम लोग क्या करते हैं, MiCe, इसे मिसेल कहा जाए। अब ये मिसेल्स के फॉर्मेशन के लिए ये सोप मॉलिक्यूल का एक मिनिमम कंसंट्रेशन होना जरूरी है, एंड दैट मिनिमम कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, यानी कि जिसे CMC कहा जाता है। और एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिसे क्राफ्ट टेम्परेचर यानी कि TK से रिप्रेजेंट किया। अभी हम लोग थोड़ा सा कोलाइड्स के टाइप के बारे में बात कर रहे थे, और कोलाइड के टाइप में ही थोड़ा सा डिटेल में चले गए सोप मॉलिक्यूल यानी कि एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है समझाने वाला उसको समझाते चलते हैं। इस जगह पे कहा गया प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, और कोलाइड्स याद करो दो कैटेगरी में बांटे थे, एक लियोफिलिक कोलाइड और दूसरा लियोफोबिक कोलाइड। लियोफिलिक कहा जाता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी हो, इंटरैक्शन हो, एक दूसरे के साथ में वो अट्रैक्ट हो सकते। लियोफोबिक जिसमें एफिनिटी नहीं हो। अब जाहिर सा बात है जिसमें एफिनिटी होगा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, तो उसे बनाना ज़्यादा आसान है। जैसे अगर आपको स्टार्च सोल बनाना है, तो स्टार्च सोल बनाने के लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्च पाउडर ले लो और इस स्टार्च पाउडर को वाटर में डिजोल्व करके थोड़ा सा हीट कर देते हैं वाटर में। ये किसका फॉर्मेशन कर लिया, स्टार्च सोल का। तो मेथड है लियोफिलिक कोलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली बाय सिंपली हीटिंग द सोल पार्टिकल या स्टार्च विथ वार्म वाटर, उसके साथ में हीट कर दिए। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये दो पार्ट बताए थे, जिसे डिजोल्व कर रहे हैं उसे डिस्पर्स्ड फेज और जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं उसे डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। तो लियोफिलिक कोलाइड इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। इसमें हमें परेशानी होता है लियोफोबिक कोलाइड में, क्योंकि लियोफोबिक कोलाइड के प्रिपरेशन के लिए आपको स्पेशल टेक्निक का जरूरत पड़ता है, स्पेशल मेथड का जरूरत पड़ता है। और वो स्पेशल मेथड में दो तीन मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला है केमिकल मेथड यहाँ पर। अब जैसे कहता है कि सल्फर सोल बनाना है, तो सल्फर सोल बनाने के लिए सल्फर को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये डिजोल्व नहीं होगा, सल्फर सोल ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। अब इसे डिजोल्व करने के लिए इनका केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व होकर सल्फर में कन्वर्ट कर जाता है, H2O अलग हो जाता है, तो वहां पर वो डिजोल्व हो जाएगा। इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। दूसरा मेथड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ है। जैसे अगर आपको प्रिपेयर करना है गोल्ड सोल, यानी गोल्ड को वाटर में डिजोल्व करना है, सेम कंसेप्ट हम लोग सिल्वर सोल में भी लगा सकते हैं, आयरन सोल में भी लगा सकते हैं। जिस मेटल का सोल बनाना है उस मेटल का रॉड हम लोग लेते हैं इस तरीके से, जिसका आपको सोल बनाना है उसी का मेटल का रॉड लेंगे और इसे बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर, इसे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। जिस लिक्विड में, यानी कि अगर वाटर में डिजोल्व करना है, वाटर में सोल बनाना है, तो यहाँ पर ये वाटर डाला हुआ है। अभी देखो ये थोड़ा सा डिस्टेंस है इनके बीच में। अब इसके बाद इसमें आइस डालते हैं हम लोग, यहाँ ये आइस बॉक्स, आइस डाला हुआ है। आइस डाला हुआ है, यानी आइस डालने की वजह से अब ये पूरा का पूरा कंटेनर का टेम्परेचर, इस लिक्विड का टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस के करीब में पहुंच गया, यानी कि लो टेम्परेचर हो गया। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पर ये रॉड जो है पॉजिटिव टर्मिनल का है और ये रॉड नेगेटिव टर्मिनल का है। जैसे ही एक दूसरे के साथ में टच करेगा, बताओ क्या होगा? एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों यहाँ पर जैसे ही सटेगा क्या होगा? स्पार्क प्रोड्यूस होगा, शॉर्ट सर्किट लगता है। ठीक है, दो वायर को अगर एक दूसरे के साथ में टच करते हैं तो वहाँ तेजी से स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा, इस जगह पे ये जो मेटल है, ये यहाँ पर इस हीट एनर्जी की वजह से इसका वेपर का फॉर्मेशन होगा। और खुले में अगर आप कराते हैं
तो वो मेटल के गैस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर ऑक्साइड बना लेते हैं, लेकिन ये है कहाँ पर, लिक्विड के अंदर में डूबा हुआ है। तो जो वेपर निकलेगा वो उसी गोल्ड का, उसी मेटल का वेपर निकलेगा। वेपर गैसेस स्टेट में वो बाहर आना चाहेगा, लेकिन यहाँ का ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस है, और इस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये गैस तुरंत लिक्विफाई कर जाएगा, तुरंत सॉलिडिफाई कर जाएगा, और सॉलिडिफाई करके कहाँ पर आ गया, इसी के अंदर में चला आया। अब उसके गैसेस पार्टिकल, उस मेटल के जो गैसेस पार्टिकल सॉलिडिफाई किए हैं उनका रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी कि ये किस रेंज में चले गए, कोलाइडल रेंज में चला गया। यानी कि सीधा सीधा गोल्ड डिजोल्व नहीं हो रहा था, तो गोल्ड के मेटल को यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस किए, तो जो गैस निकल रहा है स्पार्क के साथ में वो इसी मेटल का होगा। अगर गोल्ड का रॉड लिए हैं तो गोल्ड का गैस बाहर निकलेगा, और लो टेम्परेचर की वजह से ये गैसियस फॉर्म जो गोल्ड का है वो सॉलिडिफाई कर जाएगा, और अब जो सॉलिड बनेगा वहाँ पर उनके पार्टिकल का साइज बड़ा नहीं होगा, ये 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, ये कोलाइड्स के रेंज का होगा, और इस तरीके से गोल्ड सोल का फॉर्मेशन होगा। अगर आयरन सोल बनाना हो, यहाँ आयरन रॉड का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर सोल बनाना हो तो सिल्वर रॉड का इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड को हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहते हैं, इन्हें कहा जाता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जिससे हम लोग गोल्ड सोल का प्रिपरेशन करते हैं। एक और मेथड है जिसे पेप्टाइजेशन कहा जाता है। पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट को कोलाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब इन दोनों को समझो कि प्रेसिपिटेट और कोलाइड्स में क्या फर्क है। कोलाइड्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच, और प्रेसिपिटेट का साइज बड़ा होता है 1000 नैनोमीटर से, यानी कि ये सस्पेंशन के रेंज में चले जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अब कहता है कि जैसे ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर में जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट आयन इनके सरफेस पर डिपॉजिट होगा। मान लीजिए कि ये प्रेसिपिटेट पॉजिटिवली नेचर का है, तो इसके ऊपर में जो पार्टिकल डिपॉजिट होंगे वो किस नेचर का होगा, निगेटिव। ये सब निगेटिव आयन इनके सरफेस पर डिपॉजिट होने शुरू हो गए। डिपॉजिट तो हो गया, एडजॉर्प्शन तो हो गया इनके सरफेस पर। अब यहाँ पे फिल करो, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो अब जैसे ही ये रिपल्सन होगा, अब इनके बीच में मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होने लगेगा, जिसकी वजह से ये बड़ा सा जो प्रेसिपिटेट का पार्टिकल्स था वो छोटे छोटे यूनिट में टूट जाता है। अब यहाँ ये छोटे यूनिट में टूट, यहाँ ये छोटे यूनिट, हमने बताया कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर को कहा जाता है कोलाइड्स। मान ले कि इसका साइज था 2000 नैनोमीटर, यानी कि कोलाइड से इसका साइज क्या है, बड़ा है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अब इसको मान ली कि 4 ही पार्ट में तोड़ दिए, तो अब बताओ तो हर एक पार्ट का साइज कितने के करीब में हो गया, 500 नैनोमीटर, यानी कोलाइड के रेंज में चला आया। तो इस प्रेसिपिटेट को कोलाइड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा आगे प्रॉपर्टीज में आएगा कि अगर किसी कोलाइड्स को आप प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस फिनोमेनन को कोएगुलेशन कहा जाता है। कोएगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, यानी कि प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना। अब है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का जो आप प्यूरिफिकेशन, आप जो कोलाइड्स बनाए हैं उसमें बहुत तरह के इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। इम्प्योरिटीज ट्रू सॉल्यूशन रेंज का भी हो सकता है, सस्पेंशन रेंज का भी हो सकता है। अब इनको आपको अलग करना है। ऐसे सोचो, अगर मान लें कि आप शरबत बनाए हैं और उसमें इम्प्योरिटीज के फॉर्म में थोड़ा सा बालू गिरा हुआ है, तो उसे सेपरेट करना आसान है। इम्प्योरिटीज के फॉर्म में थोड़ा सा बालू गिर गया और थोड़ा सा नमक गिर गया, किसमें, शरबत में। अब किसे आसान है अलग करना, बालू को। सिंपल फिल्टर पेपर यूज करेंगे, बालू छन करके बाहर चला आएगा। डिफिकल्टी कौन होगा, साल्ट में, क्योंकि वो शुगर के साथ में क्या हो गया है, डिजोल्व हो गया। तो यहाँ पर भी इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए जो सस्पेंशन रेंज के इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम फिल्टर पेपर से छान के अलग कर लेते हैं, क्योंकि सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये फिल्टर पेपर को पार करके नहीं जा सकते, तो उन्हें हम फिल्टर करके बाहर कर लिए। अब अलग करना है हमें ट्रू सॉल्यूशन रेंज के इम्प्योरिटीज को, जिनका साइज कोलाइड के साइज से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो उसके लिए हम लोग डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस
नाम सुने होंगे आप, मेडिकल टर्म है, और सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त में भी आपको बताया था कि डायलिसिस में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उसको हम लोग एक बैग में रखते हैं, पार्चमेंट बैग में, जो सेमी परमेबल नेचर का है। यहां पर इंप्योरिटीज को रख दिए, ये सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन रेंज वाले पार्टिकल को पार करने देता है। अब यहां पर इम्प्योर कोलाइड्स को डाल दिए, यानी जिसमें 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर वाले पार्टिकल भी हैं और 1 नैनोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल भी हैं। अब इस जगह पर पानी डाला गया और अरेंजमेंट होता है कि एक तरफ से जो यूज्ड वाटर है वो बाहर की तरफ में निकलता चला जाए यहाँ से, और दूसरी तरफ से हम लोग इसमें फ्रेश वाटर जो है सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हो कि घर में चावल पकाने के पहले चावल को धोया जाता है, और ये प्रोसेस जो 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं घर में मम्मी वगैरह जो खाना बनाती हैं। तो हर बार में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में जब पानी डालें तो वो ज़्यादा गंदा है, अब उस पानी को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। फिर दूसरी बार में पानी डालें, अब पहले के रिस्पेक्ट में अब थोड़ा सा वो साफ होता है, और ऐसे करके 3-4 बार स्टेप अप्लाई किया जाता है। वैसे ही जब आप सिर्फ पानी एक बार में डाल दिए तो इसका इम्प्योरिटीज इधर आ जाएगा, और ये तब तक इम्प्योरिटीज ट्रू सॉल्यूशन रेंज का जाएगा जब तक इधर और इधर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। लेकिन अगर आप हमेशा फ्रेश वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर निकल रहा है, और फिर ये इस जगह से कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। कुछ इसी तरीके से हमारा किडनी भी काम करता है। हम लोग जो भी खाते वगैरह हैं तो इम्प्योरिटीज हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड कोलाइड्स नेचर का होता है, कोलाइडल नेचर का होता है। अब ये ब्लड यहाँ पर गया, और इसे फिल्टर करने के लिए हम लोग जो पानी पीते हैं वो काम करता है। यानी कि यहाँ से आपने जो पानी पिया है, यहाँ ये किडनी के पास में गया। अब ये किडनी क्या क्या कि इम्प्योरिटी जो ट्रू सॉल्यूशन रेंज का है वो उसको ये वाटर में डाल दिया, अब ये बाहर चला गया। कोलाइडल रेंज के जो ब्लड हैं उसके साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर हैं, और इसके पोर इतने छोटे होते हैं कि 1 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को बाहर नहीं जाने देगा। 1 नैनोमीटर से जो छोटा होगा वही जा सकता है, यानी कि सिर्फ इम्प्योरिटी जो ट्रू सॉल्यूशन रेंज का इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का है वो सिर्फ पार करके जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ चला जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है जो नॉर्मल डायलिसिस है। इसी डायलिसिस के रेट को फास्ट करने के लिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक पॉजिटिव रॉड डाल दिए, दूसरा निगेटिव रॉड डाल दिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट निगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ में मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो मूव करेगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये नॉर्मल डायलिसिस है, और इसी डायलिसिस में इलेक्ट्रोड जब डाल दिया गया, देखो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो निगेटिव है उसकी तरफ में यहाँ से पॉजिटिव आयन मूव करेगा और यहाँ से निगेटिव आयन मूव करेगा। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। और फिल्टर कर सकते हैं आप, यहाँ ये तो बताया डायलिसिस से रिलेटेड। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में आ गया, एक और टर्म आता है फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज कर। डायलिसिस हो गया, हाँ यहाँ नीचे लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन में जो हम लोग नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करते हैं, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलाइड भी पार कर जाएगा, सिर्फ सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल जो है वो रुकते हैं। तो इसे और इसके पोर को छोटा बनाने के लिए इसी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को उस कोलाइड में डालते हैं, और कोलाइड में डालने के बाद में डिप करने के बाद में, जैसे मान लीजिए कि दूध को छानना है तो दूध में डिप कर दिए, गीला हो गया अब ये पेपर, अब इसको बाहर निकाल दिए। तो अब इसको बाहर निकाल करके इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिए। इसके ऊपर में हम लोग और लेयर लगा देते हैं। तो जो मिल्क के जो पार्टिकल थे अब इस फिल्टर पेपर के अंदर में ट्रैप हो गए। तो आप इमेजिन करो कि पहले फिल्टर पेपर का पोर का साइज इतना बड़ा था, अब इसी के अंदर में ये मिल्क के पार्टिकल आ गए, ये मिल्क के पार्टिकल आ गए यहाँ। अब देखो तो इसके पोर का साइज कम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसा ही हम लोग के घर में नाली वगैरह में हो जाता है, नाली का होल जो देखते हो कि बड़ा होता है, लेकिन कचरा फंसते फंसते कभी ऐसा होता है कि अब पानी ही नहीं पार कर पा रहा है क्योंकि उसका पोर का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो उसी तरीके से अब ये फिल्टर पेपर के पोर का साइज छोटा हो जाता है, अब उसे हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। और अब जब वहाँ पर आप डालते हो कोलाइड सॉल्यूशन को, कोलाइड को, तो जो ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल हैं
वो सिर्फ इसको पार करके जा पाते हैं, और जो कोलाइडल नेचर के हैं वो बचे हुए रह जाते हैं। अब इस कोलाइड को फिर से फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं और फिर प्रिपेयर कर लेते हैं। ये इससे रिलेटेड। अब इसके बाद इनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। कुछ एक खास प्रॉपर्टीज है। हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। कोलाइड देखने से होमोजीनियस लगता है, बट एक्चुअली ये होता कैसा है, हेट्रोजीनियस। यानी कि कोलाइड को अगर छोड़ दिया जाए अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में तो ये बॉटम की तरफ में सेटल डाउन होने लगते हैं, यानी कि बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके हेट्रोजीनियस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। फिल्टरेबिलिटी, यानी कोलाइडल पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इजीली पार करके जा सकते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन पार करके चला जाता है, वैसे ही फिल्टर पेपर को ये भी पार करके चला जा सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लो इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज हैं, वो ये भी शो करते हैं, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस में देखें कि कोलाइडल पार्टिकल मूव कर रहा होता है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ में, वैसे ही जब अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को हम पास कराते हैं तो पूरा का पूरा लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। एक एग्जाम्पल बताते हैं। आप देखते हो कि कई बार में डे टू डे लाइफ में कभी झाड़ू लगा तो कमरे में कहीं से एक छोटा सा होल वगैरह है, उधर में धूप वगैरह है, तो वहां से जो लाइट निकल रहा है तो पूरा का पूरा पाथ आपको जो है वो दिखाई देने लगेगा। या मूवी देखने के लिए कभी आप सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो यहाँ से जो लाइट निकल करके स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर आता है तो कई बार में देखते हो कि उसका पूरा पाथ जो दिखाई देने लगता है। आप स्टेज शो वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस किया जाता है ताकि ये डिफरेंट लाइट हैं तो अलग अलग तरीके से अपीयरेंस दे सकें। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ट्रू सॉल्यूशन रेंज में अगर आप लाइट डालोगे तो ये पूरा का पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन लाइटेड नहीं होगा, लेकिन अगर कोलाइड है और यहाँ से लाइट आप डालेंगे तो पूरा का पूरा वो पार्ट जो है वो लाइटेड दिखाई देने लगेगा। उस इफेक्ट को ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और कोई भी चीज़ दिखाई क्यों देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, उसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। कलर, कोलाइडल पार्टिकल कलर शो करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये कलर देंगे, ये भी डिफ्रैक्शन डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से आता है। ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे आप बायोलॉजी में, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था कि पोलन ग्रेन का मूवमेंट जो जिगजैग होता है। तो कोलाइड ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो सस्पेंशन के जैसा सेटल डाउन कर जाएगा। दूध को आप छोड़ दिए रात भर तो वो पूरा का पूरा नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज नेचर के हों, और जब वो चार्ज नेचर के हैं तब आप इमेजिन करो कि साइज बड़ा होने की वजह से वो नीचे बॉटम में बैठ रहा है, दूसरे पार्टिकल भी आ रहे हैं वो भी निगेटिव हैं और पहले वाला भी निगेटिव ही है, तो जैसे ही वो एक दूसरे के नज़दीक में आएगा तो फिर निगेटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो फिर ये दूर जाएगा। तो अब ये देखो ये इस तरीके से ये मूव करेगा। इसी जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं कर पाता है। कंसंट्रेशन रहेगा बॉटम की तरफ ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सेटल डाउन कर जाए। फिर यहाँ पर है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अभी डिस्कस किए कि कोलाइडल पार्टिकल में भी पॉजिटिवली होगा या फिर क्या हो सकता है, निगेटिवली नेचर का हो सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका डिफिनेशन है माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवार्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, यानी कि अगर निगेटिवली चार्ज है तो वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जाएगा निगेटिव की तरफ, उस तरफ में हो जाएगा। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, अभी बताएं कि कोलाइडल पार्टिकल्स में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कोएगुलेट कर जाता है, थक्का जम जाता है। जैसे अगर दूध, वो कोलाइड का एग्जाम्पल है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, और जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तब वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, प्रेसिपिटेट में। एक्चुअली होता क्या है कि सेम चार्ज होने की वजह से कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो अगर ये कोलाइडल पार्टिकल निगेटिव हैं तो इसके चारों तरफ में लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव 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 डिपॉजिट होने लगते हैं। तो सोच के देखो, अगर ये 1000 नैनोमीटर है और इसके चारों तरफ में बहुत सारे पॉजिटिव जमा हो गए तब इसका साइज तो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया, और जैसे ही 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा अब ये सेटल डाउन कर जाएगा, यानी कि नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। उसे हम लोग कोएगुलेशन करते हैं। इसी कोएगुलेशन से बचाने के लिए
हम लोग ऊपर से लियोफोबिक कोलाइड ऐड करने के पहले इसमें हम लोग डालते हैं प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, और उसके प्रोटेक्शन कैपेसिटी को हम लोग गोल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएगुलेशन से ही रिलेटेड है, जैसे आप स्नेक में नाम सुने होंगे कोबरा का, पहले भी शायद बताए हैं कि कोबरा का फुल फॉर्म होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड रिड्यूस्ड एनीमिया, यानी कि हमारा ब्लड थक्का जम जाता है, क्योंकि कोबरा का जो स्नेक्स का जो वेनम होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर का होता है। तो जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट इंटर करता है तो पूरे ब्लड को ही एक तरीके से कह सकते हो कि दूध के जैसा फाड़ देता है, यानी कि वो कोएगुलेट कर जाता है, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर देता है, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट या वो व्यक्ति जिसको सांप ने काटा है, तो कोबरा जिसको काटा है, वो जो है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से मर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम ब्लड ही करता है, और जब ब्लड का ही अपना प्रॉपर्टीज खत्म हो गया तो वो खत्म। अब अगले क्लास में कैटालिसिस शुरू करेंगे, यहाँ पर ये नया टर्म है। यस, Thanks for watching this video.